क्या फीका लग रहा है? मैंने कहा क्या फीका लग रहा है, क्या फीका लग रहा है? बोला सर जी कीर्तन नहीं हुआ, दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट कीर्तन, और कोई इस कीर्तन को रिकॉर्ड कर दे, मैं इस कीर्तन को पब्लिश, इस कीर्तन को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सब के सब दोस्त मेरे जितने भी होंगे सब 5-5 लोगों को शेयर कर देंगे, इस कीर्तन को अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सो दिस इज कॉल्ड जीएसटी कीर्तन। जीएसटी कीर्तन, व्हाट इज जीएसटी कीर्तन? Section 1 is extent and applicability. GST Act was implemented on 1st of July 2017, but on Jammu and Kashmir it was implemented on 8 July 2017. So we can say from 8 July 2017, this is a one nation, one tax. Section 2 is all definition. We are going through the definition portion. Section 3, 4, 5 and 6 is the administration background. GST council कैसे आया, कब आया, क्या आर्टिकल है, उसके बारे में बात की गई है। Section 4 भी वही है, 5 भी वही है, 6 भी वही है। सेक्शन 7 से होता है सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर आप भी सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, वैट है और आपका सीएसटी है। कई लोग पूछते हैं सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे है, कभी भी मत बोलना पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे तो जीएसटी, केवल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अभी नहीं है, कभी भी हो सकता है, पर आपके अल्कोहलिक लीकर पे कभी भी जीएसटी नहीं हो सकता है। देन सेक्शन 7 में सप्लाई है। सप्लाई जब भी होता है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है बी प्लस सी, business plus consideration. What is business and what is consideration? Today we are going to complete that, wrap up that one. What is section 7 subsection 1 clause 1? section 7 subsection 1 clause है एसटीडी बिल आ रही है, सेल है, ट्रांसफर है, डिस्पोजल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, लाइसेंस है। B plus C for the business or for the furtherance of business and consideration must be there. 7(1)B import of service, केवल consideration देखना है। 7(1)C RBIPA relative, B for permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier, CI for import of service from relative and principal agent to principal, केवल business और for the furtherance of business होना चाहिए। consideration हुआ तो ए में चला जाएगा, नहीं हुआ तो सी में रहेगा। 7(1)A में 4 सप्लाई को गुड्स का दर्जा दिया गया और 6 सप्लाई को सर्विसेज के बारे में बात की गई है, उसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। 7(2) में नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी वो नेगेटिव लिस्ट है। अगर ट्राइब्यूनल ने सर्विस दी है, आपको फीस पेमेंट आप करते हो ट्राइब्यूनल और कोर्ट को, नेगेटिव लिस्ट है। सर्विस बाय द एमपी या एमएलए या मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी और म्युनिसिपैलिटी, वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय योर प्राइम मिनिस्टर, योर चीफ मिनिस्टर, योर गवर्नर, योर प्रेसिडेंट, योर सीएजी, योर सीजीआई और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सर्विस देते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। मेंबर और डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी, एसएससी, ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अलविदा, मरने के बाद जो भी सर्विस दी जाए वो भगवान की दया से एग्जेम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट में है। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग को भी इन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाला है, पर बिल्डिंग के लिए एक प्रोविजंस आएगा जो मैं आपको सेक्शन 7(1)A में समझाऊंगा। और एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी एंड विनिंग एंड लॉटरी एंड गैम्बलिंग, लॉटरी और गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी है, बाकी एक्शनेबल क्लेम पे नहीं है। देन क्वेश्चन आपके दिमाग में बसता होगा व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, आई विल डील लेटर ऑन। उसके आगे हम जब जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम सेक्शन 8 में आते हैं कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। कंपोजिट का मतलब होता है जहां पे 2 सप्लाई दी जाती है इन कंजंक्शन एंड कंटिन्यूएशन के साथ, जिसमें से दोनों ही सप्लाई नेचुरली बंडल होती है, तो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट को हम देखते हैं। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई दी जाती है इन कंजंक्शन एंड कंटिन्यूएशन, जिसमें वो नेचुरली बंडल नहीं हो तो हाईएस्ट रेट को देखते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है फॉरवर्ड चार्ज कि सप्लायर जीएसटी देगा। 9 सबसेक्शन 2 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी नहीं। 9 सबसेक्शन 3 एंड 4 इज रिगार्डिंग द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रिसिपिएंट जीएसटी देगा। 9(5) is regarding ओला ओवर एमएमटी, जहां पे ओला ओवर जीएसटी देगा। सेक्शन 10 इज रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 11 इज एग्जम्पशन। सेक्शन 82 सर्विसेज आपके सिलेबस में है। सेक्शन 12 इज रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 13 इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 14 आपके नहीं है। सेक्शन 15 इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी, जिसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एडिशंस होंगे, कुछ डिलीशन होंगे। एडिशन के लिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी बनाया गया, ई बनाया गया, और डिडक्शन के लिए 15 सबसेक्शन 3 बनाया गया। डिस्काउंट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 16, 17, 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात की गई। 16 में 4 सेक्शन है, 16 1, 2, 3, 4 एंड सेक्शन 17 में 5 सेक्शन है, 17 1, 17 2, 17 3, 17 4, 17 5 ब्लॉक क्रेडिट है। और 18 में भी 6 सेक्शन है, 18 1, 18 2, 18 3, 18 4, 18 5, 18 6, जिसमें 18 1, 18 4 and 18 6 are very important। उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 23। सेक्शन 22 में सेक्शन 22 इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। किसको किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जिसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर या 40 के ऊपर होगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिचुएशन है
एरिया वाइज बताया गया है। सेक्शन 23 बोलता है किसको नहीं कराना पड़ेगा। इसका सबसे एग्जांपल है कि कोई अगर एक्सक्लूसिवली केवल एग्जाम सप्लाई करता है उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है एक्सक्लूसिवली वो अपने प्रोड्यूस को बेचता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये बातें 23 की है। 24 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजन या फ्लिपकार्ट हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके सर। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको करवाना पड़ेगा। सेक्शन 25 स्पेशल प्रोसीड्यूर है जिसमें यह बताया गया है कि वंस यू लाइबल यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज 30 दिन के भीतर आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। कर दिए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये सारी बातें वहीं पे बताई गई है। 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात है। सेक्शन 27 में स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। 18 में 28 में आपके अमेंडमेंट की बात की गई है। चेंज इन द नेम, चेंज इन द एड्रेस, एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट, इसे हम कहते हैं ना, NAA ना, खत्म हो जाता है। 29 1 2 3 4 5 इसमें कहा गया कैसे किस तरीके से कैंसिलेशन होगा। एक कैंसिलेशन आप एप्लीकेशन करोगे और 29 2 में एप्लीकेशन नहीं करोगे डिपार्टमेंट खुद कैंसिल करेगा। 30 में रिवोकेशन और कैंसिलेशन की बात की गई है। 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 5 6 7 कई सारे हैं जहां पे ये कहा गया है कि जब भी आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है और एग्जाम सप्लाई करोगे तो बिल ऑफ सप्लाई रेज करना है। सेक्शन 32 कहता है केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। सेक्शन 33 कहता है वंस यू पे द जीएसटी यू हैव टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी इन एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी इनवॉइस, एवरी चालान, एवरीथिंग। सेक्शन 34 1 2 क्रेडिट नोट के बारे में बात करेगा। सेक्शन 34 2 3 आपको बताएगा डेबिट नोट क्या होता है। सेक्शन 35 और 36 बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट के बारे में बात की गई है। 38 में जीएसटीआर 1 है, 39 में जीएसटीआर 2 है, 39 में जीएसटीआर 3 है। सेक्शन 40 में पहला रिटर्न है, फर्स्ट रिटर्न है। सेक्शन 41 42 43 नहीं है आपके सिलेबस में। सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न है, साल में एक बार फाइल होगा। 9A जीएसटी हम कहते हैं जीएसटीआर 9A 9B 9C या 9D, सॉरी 9A 9B 9C। सेक्शन 45 जो है फाइनल रिटर्न है, जब बिजनेस बंद हो जाता है उसके बाद एक रिटर्न फाइल होता है जिसे हम जीएसटीआर 11 कहते हैं। सेक्शन 46 में आपके पास नोटिस जाएगी रिटर्न फाइल करने के लिए। 47 में फाइन लगा दिया जाएगा। 48 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर है। 49 में आपका पेमेंट ऑफ जीएसटी के बारे में बात की गई है और पेमेंट को पढ़ने के लिए रिटर्न के ड्यू डेट को जानना बहुत जरूरी होता है। और 50 में इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% या 24% की बात की गई है। यह आपका सिलेबस है।